Assalamu alaikum. The topic for today's discussion is resistant starch. Resistant starch concept जो था 1970s में अरोज हुआ था. So what is resistant starch? Uh, it is similar to that of the dietary fiber. ये dietary fiber जैसा ही है. डाइटरी फाइबर की तरह ही हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेबल है और फर्मेंट होता है और उसके बाद हमारे बॉडी के माइक्रोबायोटा उसको कंज्यूम करते हैं. दे मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक gases and short chain fatty acids and other such products, and then our body consume that products. So basically, uh, it is not the first time you have heard about it, and because it's been a part of your diet. Resistant starch is a type of dietary fiber that naturally found in many carbohydrate foods such as potatoes, grains and beans. बहुत सारे फूड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है. फूड की टाइप भी डिपेंड करती है. और जैसे अगर कुक फूड है तो उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च की अमाउंट कुछ और होगी. अगर रॉ फूड है उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च की अमाउंट कुछ और होगी. तो ये डाइटरी फाइबर की ही एक टाइप है जो कि मैनी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स के अंदर होता है. वो फूड कुक्ड भी हो सकते हैं और अनकुक्ड भी हो सकते हैं, रॉ फॉर्म में भी हो सकते हैं. It gets its name because it resists digestion in the body. ये digestion को resist करता है. It remains undigestible in the body. हमारे stomach से और small intestine से ये undigested pass हो जाता है and then हमारी large intestine के अंदर जाके ये ferment होता है just like dietary fiber. And this is true of many types of fiber. What makes resistant starch so special is the powerful impact it has on weight loss and overall health. इसकी बॉडी के ऊपर बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है रेजिस्टेंट स्टार्च के. डाइटरी फाइबर की तरह हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है. इसके वेट लॉस में भी रोल है और ओवरऑल हेल्थ पे भी इसका रोल है. एंटी कैंसर भी है, एंटी ओबेसिटी भी है. ये भी नेक्स्ट पोर्शन में डिस्कस कर लेंगे. What is resistant starch? Over the past several years, there has been an exponential increase in the number of studies linking imbalances or disturbance of the gut microbiota to a wide range of diseases, including obesity, inflammatory bowel diseases, depression, and anxiety. The normal human gut has hundreds of special bacteria, some are good and some are not good. Not hundred, thousands of स्पेशल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होती हैं. बहुत हम जिसे हम माइक्रोबायोटा भी कहते हैं. हमारी बॉडी के अंदर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोबियल पॉपुलेशन लिविंग माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनमें से बहुत सारे हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी हैं और बहुत ज़्यादा अनबेनिफिशियल भी हैं. कुछ पैथोजेनिक है, कुछ जो है गुड फॉर हेल्थ हैं. तो overall number and relative quantity of each type has a profound effect on our health and well-being. जो बेनिफिशियल है वो हमारी बॉडी के ऊपर बेनिफिशियल ही इफेक्ट करेंगे, लेकिन जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो हमारे अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट करेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, डिजीजेस कॉज करेंगे. तो जो बेनिफिशियल है हर एक टाइप, इवन जो हर टाइप जो है गुड और नॉट गुड, उनका हमारी हेल्थ के ऊपर अलग अलग इफेक्ट होगा. लेकिन जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज भी हैं उनका भी जो हमारी बॉडी के अंदर रोल है, हर डिफरेंट स्पीशी का रोल डिफरेंट होगा हमारी बॉडी में. रेजिस्टेंट स्टार्च सेलेक्टिवली स्टिमुलेट द गुड बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन. अब उस बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल में से रेजिस्टेंट स्टार्च ने हमारे जो स्टिमुलेट करना है बैक्टीरियल ग्रोथ को, गुड बैक्टीरिया को, हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है एंड इट हेल्प्स मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया. Then, most of the carbohydrate we eat in our diet are starches. Mostly जो हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं वो स्टार्च फॉर्म में होता है. और स्टार्च फॉर्म जो है वो बेसिकली ग्रेन्स, लेग्यूम्स
या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन फूड कंपोनेंट्स के थ्रू हमारी बॉडी में होती है। अगर हम वेजिटेबल्स और लाइक जैसे वेजिटेबल्स हैं तो उसमें पोटैटोज है, पीस है, स्वीट पोटैटोज एंड अदर सच टाइप्स हैं। तो स्टार्चेस जो हैं, स्टार्च बेसिकली लॉन्ग चेन होते हैं ग्लूकोज की दैट आर फाउंड इन दिस फूड। और सारी की सारी स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर। कुछ स्टार्च हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती है और कुछ स्टार्च हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती। तो जो अनडाइजेस्टेबल पोर्शन है दैट इज व्हाट रेजिस्टेंट स्टार्चेस। तो स्टार्च के बारे में ये बताया कि वो लॉन्ग चेन है और सारी की सारी स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होती, कुछ डाइजेस्ट होती है और कुछ एज इट इज पास कर जाती है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से। some parts of the some food can pass through the digestive tract unchanged। कुछ पोर्शन स्टार्च का हमारी बॉडी में से अनचेंज पास कर जाएगा। In other words, it is resistant to digestion. This type of starch is called resistant starch, which functions kind of like soluble fiber. Many studies in humans show that resistant starch can have powerful health benefits. Powerful health benefits क्या है कि ये हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, ब्लड शुगर लेवल को लो करेगा, रिड्यूस एपेटाइट एंड वेरियस बेनिफिट्स फॉर डाइजेशन। देन अगर हम डिफाइन करें रेजिस्टेंट स्टार्च को तो इसकी डेफिनेशन होगी resistant starch is starch that escapes digestion in small intestine and is fermented in the large intestine। जो डाइजेशन को रेजिस्ट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकिन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो फर्मेंट होगा। अब if we talk about the types of resistant fiber, it has four different types। फोर डिफरेंट टाइप्स में भी बेसिकली जो मेन टाइप्स हैं वो थ्री टाइप्स हैं। फोर्थ टाइप जो है वो बाद में ऐड की गई है बाय ह्यूमंस। नॉट ऑल resistant starch are the same। There are four different types। Type 1 is found in grains, seeds, and legumes and resists digestion because it is bound with the fibrous cell walls। टाइप 1 जो हम रॉ फूड पे कह लें कि जो ग्रेन्स के अंदर, सीड्स के अंदर, लेग्यूम्स के अंदर स्टार्च है लेकिन वो रेजिस्ट करे डाइजेशन को, दैट दिस इज द टाइप 1। Type 2 is found in some starchy foods including raw potatoes and green unripe bananas। टाइप 2 जो है वो स्टार्ची फूड्स के अंदर जस्ट लाइक रॉ पोटैटोज एंड ग्रीन बनानास। टाइप 3 टाइप 3 अब वो वाली फूड है जो कि उन फूड्स के अंदर होगी जो कुक करेंगे और उसके बाद हम कूल करेंगे, जिनमें जेलिंग प्रोसेस होगा, जेलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और वो रेजिस्ट करेगी इंजाइमेटिक एक्टिविटीज को। और ये जो है टाइप 3 है। टाइप 3 इज फॉर्म व्हेन certain starchy foods including potatoes and rice are cooked or other such products are cooked and then cooled। The cooling turns some of the digestible starches into resistant starches via the process of retrogradation। टाइप 4 ये जो मैं कह रही थी कि ये बाद में ऐड की गई थी, दिस इज मैन मेड एंड फॉर्म विद केमिकल प्रोसेस और इसको केमिकल प्रोसेस्ड फॉर्म भी कहते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज नॉट दैट सिंपल। तो as several different types of resistant starch can coexist in the same food। एक फूड के अंदर एक से ज्यादा टाइप्स प्रेजेंट हो सकती है रेजिस्टेंट स्टार्च की। जैसे हम पीछे टाइप्स डिस्कस की गई हैं, ये जो फोर टाइप्स हैं, एक फूड के अंदर मोर देन वन टाइप भी प्रेजेंट हो सकती है रेजिस्टेंट फूड की। जिस लाइक उसमें टाइप 1 भी हो सकती है, टाइप 2 भी हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन हाउ फूड्स आर प्रिपेयर्ड द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंट स्टार्च चेंजेस।
और फूड पे भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च की टाइप कौन सी है, और फूड का प्रेपरेशन मेथड जो भी उसका प्रोसेसिंग मेथड होगा उससे भी जो रेजिस्टेंस स्टार्च है उसकी अमाउंट कुछ होगी। जस्ट लाइक रॉ फूड है, रॉ फूड के अंदर को अमाउंट डिफरेंट होगी, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड के अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च की अमाउंट डिफरेंट होगी। The main reason why resistant starch work is that it functions like soluble fermentable fiber. It goes through the stomach and the small intestine undigested, eventually reaching the colon where it feeds the friendly bacteria in the gut. अनडाइजेस्टेबल हमारे स्टमक में से और इंटेस्टाइन में से पास हो जाएगी, लेकिन फिर जब ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी तो बैक्टीरिया इस पे फीड करेंगे, बैक्टीरिया को ये फीड करेगी और जो हमारी फ्रेंडली बैक्टीरिया करती है, और उसके बाद फ्रेंडली बैक्टीरिया इस जब इसको खाएंगे, इसको फर्मेंट करेंगे, और वो हमारे इसके क्योंकि वो फ्रेंडली बैक्टीरिया है तो उनका जो इफेक्ट होगा हमारी बॉडी के ऊपर वो भी पॉजिटिव ही होगा। वो उनके नंबर को भी इंक्रीज करेगी, मतलब उनकी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस स्टार्च। जब बैक्टीरिया उसको खाएंगे तो वो नंबर में भी इंक्रीज होंगे, और उनके बेनिफिशियल इफेक्ट जो होंगे हमारी बॉडी में वो भी इंक्रीज होंगे। When bacteria digest resistant starches, they form several components including gases, short-chain fatty acid like acetic acid, propionic acid, and butyric acid. फैटी एसिड जो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस होंगे। अब शॉर्ट चेन फैटी एसिड में अगर हम ब्यूटाइरेट जो है ये मोस्ट कॉमनली फॉर्म होता है। ब्यूटाइरेट इज एक्चुअली द preferred fuel of the cells that line in the colon. Therefore, resistant starch both feeds the friendly bacteria and indirectly feeds cell in the colon by increasing the amount of butyrate. बैक्टीरिया की अमाउंट को भी बढ़ाएंगे और शॉर्ट चेन फैटी एसिड की अमाउंट को भी बढ़ाएंगे। जिस लाइक ब्यूटाइरेट इसकी एग्जांपल है कि ब्यूटाइरेट को भी इंक्रीज करेंगे। सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं इसके कॉलम के ऊपर। जिस एक उसमें से ये है कि इट रिड्यूसेस द पीएच लेवल ऑफ द ह्यूमन, और जब पीएच लेवल को रिड्यूस करेगी तो इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड लीड्स टू सेवरल बेनिफिशियल चेंजेस दैट कैन लोअर द रिस्क ऑफ colorectal cancer, or colorectal cancer is the fourth most common cause of cancer that can cause death in the world. Short chain fatty acids that aren't used by the cells in the colon travel the bloodstream, liver, and to the rest of the body. Just like short chain fatty acid, अब जैसे ब्यूटारेट अगर उसकी एग्जांपल लें तो ब्यूटारेट प्रोड्यूस हो गया अब हमारी बॉडी के अंदर। जितना बैक्टीरिया को उसकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर तो बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड है तो बैक्टीरिया उसको यूज कर लेगा, और जो हमारे कॉलन सेल्स के अंदर रह बच जाएगा तो वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चला गया। ब्लड स्ट्रीम के बाद वो हमारे लिवर के अंदर चला जाएगा, और लिवर से जहाँ जहाँ फिर हमारी बॉडी को उस ब्यूटाइरेट की ज़रूरत होगी या ब्यूटायरिक एसिड की ज़रूरत होगी, वो हमारी बॉडी के अंदर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो हमारी बॉडी में उस टारगेट साइट पे चला जाएगा। Butyrate has been around in the mammalian gut for so long that the lining of the large intestine has evolved to use as it is primary source of energy. It is more than just feed the bowel, however, it also has anti-inflammatory and anti-cancer effect. अब ये मैंने स्टार्ट में बात की थी कि इसके एंटी ओबेसिटी इफेक्ट भी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी हैं, एंटी कैंसर इफेक्ट भी हैं। सम इन्वेस्ट अब इसके या आगे कुछ बताए हुए कि so much it also potent anti-inflammatory and anti-cancer effect. So investigators are using oral butyrate supplement and butyrate in enemas to treat inflammatory bowel diseases such as
अल्क्यूरेटिव कोलिफ्स एंड कोरेंस को ट्रीट करने के लिए इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. सम इन्वेस्टिगेटर्स आर आल्सो सजेस्टिंग दैट इन्फ्लेमेटरी bowel disorders may may cause और डेफिशिएंसी ऑफ ब्यूटारेट की वजह से भी कुछ जो है इन्फ्लेमेटरी bowel disorders क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर. Butyrate and other short-chain fatty acids produced by gut bacteria are a remarkable effect on intestinal permeability. In tissue cultures and live rat, butyrate caused a large and rapid decrease in intestinal permeability. अभी permeability की एक उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि रैट्स के ऊपर जो स्टडी की उसकी ये रिजल्ट है. और इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स आर इनफ है. इट हैज मच मोर. इसकी enhanced fermentation and laxation increase uptake of minerals such as calcium, changes in the microflora composition, including increased good bacteria, bifidobacteria, and reduced pathogen and reduced symptoms of diarrhea. मेटाबॉलिक हेल्थ पे भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट है कि इम्प्रूव करती है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, lowering blood sugar levels after meals. And second meal effect, it also has a second meal effect, means if you eat resistant starch with breakfast, it also lowered the blood sugar spike at lunch. This is enough for today's class discussion. नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मोस्ट आगे डिस्कस कर लेंगे.